नमस्कार। आज 11वें दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पंकज सर ने कहा कि आप सभी लोग स्पीच को और अच्छे से तैयार करके और अपने स्पीच को शीशे के सामने रख करके उसको संविधान के बारे में आप बताएं, जिससे आपका आत्मविश्वास पता चले, आत्मसमर्पण पता चले कि आप कितने समर्पण भाव से इस कोर्स को कर रहे हैं, संविधान के बारे में कितना जानते हैं, क्या तैयारी की है, उसके बारे में और गहन जानकारी को लेकर के आप इस वीडियो को पूरा करें, जिसमें मैंने संविधान के बारे में पिछले वीडियो में थोड़ी सी छोटी सी एक सारगर्भित स्पीच तैयार की थी। उसको मैंने कल मैंने बताया। आज मैं उसके थोड़ा और विस्तार रूप को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और जैसा कि हमने बताया था कल की प्रस्तावना से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। प्रस्तावना जिसमें ये पता चलता है हमारे संविधान की मूल भावना क्या है, क्यों बनाया गया है संविधान। इसमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में मूल रूपरेखा जो इस प्रकार लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि इस संविधान को बनाने में 2 साल 12 माह 18 दिन लगे। इस संविधान में बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिनकी बदौलत आज हमारा संविधान बनके तैयार हुआ है और हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान में 22 भाग हैं, जो कि जिसमें सर्वप्रथम हमारा भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें भारतीय राज्यों के बारे में किस तरीके से भारतीय राज्य हमारे देश में शामिल हो सकते हैं, किस तरीके से हमारे राज्य से बाहर जा सकते हैं, वो सारी व्यवस्थाओं के बारे में संविधान में लिखा हुआ है। और इसके बाद में दूसरा भाग इसकी नागरिकता के बारे में है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। संविधान के में ये सब वर्णित किया गया है कि कौन हमारे देश की नागरिकता ले सकता है, कौन नागरिकता नहीं ले सकता है, कौन हमारे देश के लिए लाभदायी है, कौन हमारे देश के लिए लाभदायी नहीं है, किसको नागरिकता किस तरीके से दी जाए। कुल बहुत सारे तरीके, 6 तरीके दिए गए हैं जो नागरिकता लेने के लिए, नागरिकता छोड़ने के लिए। और भारत में जैसे कि एकल नागरिकता है और अन्य देशों में कई देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है। इसके साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार, जो हमारे जीवन को सुखमय और बेहतर बनाने के लिए मौलिक अधिकार भी हमारे लिए दिए गए हैं। और इसके साथ ही नीति निर्देशक तत्व, जो कि राज्य कैसे कार्य करेगा, कौन सी नीतियां बनाएगा, किससे निर्देशित करेगा, जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके, हमारे देश के नागरिकों का विकास हो सके। इन सब बातों को हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। ये भाग 4 में है। इसके साथ ही भाग 4 क में जो बाद में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के निर्देशन में, उनके निर्देशन में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य जो है, हमारे जीवन में जो अधिकार हमको मिले हैं उसके साथ में हमारे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, उन कर्तव्यों को
कैसे हम लोग बहुत आसानी से करें, उसको पूरा करें, इन सब के बारे में, मौलिक कर्तव्य के बारे में हमारे संविधान में कहा गया है। इसके साथ ही संघों, भारत संघ है, एक राज्यों का संघ है। संघ के पास क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, क्या क्या बनाए जाते हैं संघ में, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी मंत्रिमंडल है, कैसे चलता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि संविधान में वर्णित है। इसके साथ ही भाग 6 में राज्यों के बारे में दिया गया है, जिसमें राज्य कैसे अपने प्रशासन को चलाएगी, कैसे अपने शासन को चलाएगी, इन सब के बारे में राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अन्य सभी चीजें भाग 6 में दिया गया है। जैसा कि भाग 7 जो है निरसित हो चुका है, और इसमें क्या है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, जो इस तरीके की व्यवस्था थी, जो उस तरीके के राज्य हमारे देश में अब नहीं रहे, तो हमें उन राज्यों को, उस सूची को हटाना पड़ा। इसके साथ ही संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का तात्पर्य केंद्र शासित राज्यों से है, जो हमारे देश में, हमारे इस समय देश में 9 केंद्र शासित राज्य हैं। उनके बारे में कैसे उनका प्रशासन किया जाएगा, कैसे उन पर शासन किया जाएगा, इनके बारे में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। इसके साथ ही भाग 9 में पंचायतें हैं, और उसके बाद में भाग 9 क में नगर पंचायतें, और भाग 9 ख में सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस बात को बहुत बखूबी समझा कि पंचायतें हमारे देश की सबसे छोटी इकाई हैं, तो उनका भी सुदृढ़ीकरण जरूरी है, उनके बारे में भी बताना जरूरी है, जिससे हमारे देश की जनता और हमारे देश के राजनेता जिस पे अच्छे से विचार कर सके और नई नई नीतियां बना करके हम सभी को परोस सके। इसके साथ ही भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र आते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे देश में बहुत सारी अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, और अनुसूचित जनजातियों के साथ में उनके बहुत सारे अधिकार दिए गए, जिससे उनका संरक्षण हो सके और उन्हें नई नई नीतियों से उनको लाभ दिया जा सके। और ऐसा माना जाता है कि जल जंगल जमीन के वो बहुत बड़े संरक्षक होते हैं हमारी जनजातियां, और वो मूल स्वरूप में रह करके, मूल जीवन व्यतीत कर करके हमारे जंगलों की सुरक्षा करती है, हमारे जल की सुरक्षा करती है, हमारे जमीन की सुरक्षा करती है। तो इसके लिए भी हमारी सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने जनजातियों को सूचित करके, उनको संरक्षित करके, उनको विशेष ध्यान दे करके ऐसा हमारे संविधान में वर्णन किया गया। इसके साथ ही संघ और राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, इसका भी बहुत बखूबी वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारा देश जो है राज्यों से मिलकर बना हुआ है, और राज्य एक अलग इकाई होने के साथ साथ देश का एक अभिन्न हिस्सा होता है। तो इनके बीच संबंध कैसे होने चाहिए, क्या शक्तियां इन दोनों, क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन सब के बारे में भी हमारे संविधान में बखूबी वर्णन किया गया है। इसके बाद भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद, किसी देश के चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए वित्त की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। उसको कहाँ से लिया जाएगा, कैसे उस पर आकलन किया जाएगा, कहाँ से वित्त आएगा, कैसे बटेगा, कैसे लोगों का विकास होगा, इन सब के बारे में बखूबी हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है भाग 12 में। और इसके बाद में राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किस तरीके से व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, और कैसे समागम किया जाएगा, जिससे हमारे देश का विकास लगातार हो सके। और भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जैसा कि हम लोग बराबर देखते रहते हैं, राज्य के अधीन कितने राज्य कर्मचारी होते हैं, कितने केंद्र के कर्मचारी होते हैं, जो हमारी लगातार सेवाएं करते रहते हैं, हमें निश्चय ही रोज कुछ न कुछ लाभ पहुंचाते रहते हैं, है ना। शासन प्रशासन में इनका बड़ा योगदान होता है। ये भी हमारे संविधान के भाग 14 में वर्णित है। और भाग 14 क में अधिकरण आते हैं, जैसे
ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हो गया, और तमाम न्यायाधिकरण हमारे आते हैं, प्राधिकरण आते हैं, जिनसे हमारे देश में जो भी नई चीज़ें आए जिनके बारे में हम लोग जान सके, जिनके त्वरित निर्णय हो सके। और इसके बाद भाग 15 निर्वाचन, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के समय में निर्वाचन चल रहा है हमारे देश में, और लगभग 5-6 चरण समाप्त हो चुके हैं, आखिरी चरण रह चुका है। अभी हम उसमें प्रतिभाग भी करने वाले हैं। यह लोकतंत्र का पर्व है, और हमारे देश में बहुत ही सुंदर व्यवस्था है निर्वाचन की। एक व्यक्ति के लिए एक वोट, और हर किसी का वोट महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसी व्यवस्था हमारे नीति निर्माताओं ने की, जिससे उस व्यक्ति की पहचान उसके वोट से हो सके। उसके माध्यम से हम लोग अपने वोट के माध्यम से ही सरकार की आवाज़ बनते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, और देश को एक नए नेता को, या फिर कह लीजिए देश के नेतृत्व को हम लोग अपने वोट के माध्यम से सूचित करते हैं, बताते हैं। और फिर उसके बाद भाग 6 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। जैसा कि हमारे देश में एक जाति व्यवस्था, कह लीजिए वर्ग व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सब काफ़ी पहले से चली आ रही है। तो इन सब जो भी पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये भाग 16 में जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, और उसके साथ ही एससी और एसटी, इन सब के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं हमारे भाग 16 में। और उसके बाद में भाग 17 जो हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी और अन्य सभी भाषाओं के बारे में हमारे संविधान में वर्णित है। आज के समय में हमारी कुल 22 राजभाषा हो चुकी हैं, जिनको राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा मिला है। और भाग 18, जैसा कि किसी भी समय में देश में कोई आपात हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर आंतरिक विद्रोह हो जाए, या फिर वित्त की कोई ऐसी समस्या आ जाए जिससे देश संकट में हो जाए, तो आपात की भी व्यवस्था कर दी गई है कि उस समय कैसे देश चलेगा, कैसे देश को चलाना आसान रहेगा। इस सब के बारे में भी आपात उपबंध भारत की संविधान में किया गया है। और इसके बाद में भाग 20 जो संविधान संशोधन के बारे में बताता है कि हमारा देश कितनी तेजी से बदल रहा है, कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, उस सब के बारे में ये हम संविधान संशोधन के माध्यम से हम चाहते हैं। और हम जानते हैं कि हमें जो जिन नीतियों की आवश्यकता है संविधान संशोधन के माध्यम से, उन नीतियों को हम संविधान में संशोधन करके उस पर अच्छा सा पालन करते हैं और देश के विकास में और आगे बढ़ाते हैं। और फिर उसके बाद भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ये उन राज्यों के लिए है, जैसे हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं इनको विशेष दर्जा दिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं कि उनके विकास में और ज़्यादा उनके सहयोगी बन पाते हैं। और हमारे जैसे जो आज के समय में 370 धारा हट गई है, उसमें ये वही संक्रमणकालीन उपबंध अस्थायी ये विशेष उपबंध हमारे भाग 21 में थे। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सारी बातें हमारे संविधान में हैं। और बहुत सारी बातें जो कि मैं एक शॉर्ट वीडियो के रूप में ये वीडियो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया हूँ। और अभी संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। एक नागरिक के कर्तव्य, एक नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, एक नागरिक की क्या अधिकार हैं, इन सबको हमें जानना बहुत आवश्यकता है। हमारा देश कैसे चलता है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। और संविधान बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है, जो हम लोगों को एक एक अक्षर सा समझ में आने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।